फातिमा, क्लास किए थे ना कल आप? आधी तो की थी, स्टार्टिंग वाली की थी। अच्छा चले बताएं। चरक के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स हैं? सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है बेटा? सूत्र में, पूरे पूरे संहिता में नहीं। 30, गुड। सुश्रुत में? सुश्रुत में 30, तो वाग्भट में? रिवाइज नहीं किए थे क्या? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि रिवाइज करना, अगले दिन मैं पूछूंगी। हमने क्या कहा था, चरक में अपने वाग्भट में 30 थे, जिसमें से आपको 15 पढ़ने। वाग्भट के ही भाई थे अपने चरक जी, इन्होंने भी 30। फिर हमने बोला था कि सुश्रुत ठहरे सर्जन आदमी, बड़े लोग थे, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं इनसे बड़े ज़्यादा रखूँगा, तो उन्होंने 46 रखा। माइक किसका ऑन है? म्यूट कर लो। 46। अच्छा फातिमा, ये बताओ अपूर्व वैद्य किसे कहा है? ब्रह्मा। और मंगलाचरण में स्तुति किसकी की है? शाबाश। अच्छा ये बताओ, आयु किस किस का साधन है? आयु किन 3 चीज़ों को देने वाली होती है? अच्छा, ये आयु को देने वाली होती है, आयु देती है इनको? कौन से कोटेशन में पढ़ा था, फर्स्ट में पढ़ा था या आयु के डेफिनेशन वाले के अंदर पढ़ा था? हमने बोला था राग आदि रोग जो होते हैं वो 3 चीज़ें करते हैं, औत्सुक्य मोह रति। और आयु क्या देती है? दास से बताया था, याद करने की कोशिश करो। DAS, दास से। धर्म, आगे बोलो। शाबाश, गुड। कल से रिवाइज करके आना, ओके। शिवम गुप्ता। शिवम। शिवम नहीं है। गुंजन। सुरुचि। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? सुरुचि, क्लास की थी आपने तो कल? ठीक है, सभी को आयुर्वेद का अवतरण बता दो फटाफट से। हम्म। हम्म। इंद्र। इंद्र के बाद में? फिर? ये चरक के अकॉर्डिंग था। अपने अष्टांग में क्या था? अष्टांग में इंद्र के बाद में क्या आ रहा था? आत्रेय आदि मुनि। आत्रेय आ रहा था ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, सहस्त्राक्ष किसका पर्याय है? इंद्र का पर्याय है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग जो हमने आयुर्वेद अवतरण बताया था उसमें आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य बताए थे, कौन कौन से नाम बता सकती हो? बताओ। हम्म। हम्म। अपराजित है। ट्रिक याद है? शाबाश, ठीक है। भेल से एक नाम तो ऐसे ही आपको याद हो गया कि भेल है, ठीक है। अ से अपना अग्निवेश आ गया। अग्नि लास्ट में आती है, याद रखो। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे अश्विनी कुमार और अग्निवेश के अंदर। अश्विनी कुमार दो यहाँ पे पहले आएंगे। अच्छा ये बताओ, अश्विनी कुमार दो क्यों थे? शाबाश, इसलिए वो दो थे। देव भिषक किसे कहा है? अश्विनी कुमार करते थे। ठीक है, तो अपराजित है भेलचार। कोई डिकोड करेगा इसको? एनीवन अपनी इच्छा से? आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य कोई बताना चाहेगा? गुड। चलिए ठीक है, कल से आप और रिवाइज करके आएंगे। कल से हम वापस
क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है? अभी जितना हो गया उतना ठीक है। और कोई है अपनी इच्छा से जो पढ़ के आया हो और चाहता हो कि हम पूछें? ऐसा कोई बच तो नहीं गया? चलो ठीक है। हाँ, विजय प्रताप आप पढ़ के आए हैं? अनम्यूट करें। ऐसे हो गया था क्या हैंड रेज़? चलो ठीक है, ऐसे ही हो गया होगा। चलो फिर आज आगे वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक तो आयुर्वेद की प्रामाणिकता, ये जो आयुर्वेद का अवतरण था इसमें क्या ट्रिक बताई थी कि आयुर्वेद वाले अपनी बहुत बड़ाई करते हैं। तो क्या आता है, बड़ा इंद्र का भार, वो बताया था। BDAI, बी से ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, इंद्र और बाद में आत्रेय आदि, ठीक है? आत्रेय आदि जो ऋषि होते हैं वो। इसके बाद में अलग अलग तंत्रों में वो बट गए थे, तो हमने आपको चरक वाला याद कराया था, है ना? अरे कौन है रागिनी? इरेज करो इसको। चलिए अब हम आगे से पढ़ेंगे आयुर्वेद के 8 अंग। हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि अष्टांग जो हृदय है, इसमें अष्टांग क्यों और हृदय क्यों? तो हृदय क्यों था इसका तो रीज़न हमने आपको बता दिया कि इसको हृदय क्यों कहा। कोई बताएगा हृदय क्यों बोला था? अष्टांग हृदय में जो पहले तो संग्रह था, बाद में हृदय था, तो हृदय क्यों बोला? बताओ। शाबाश, इसको बाय हार्ट किया जा सके, इतना कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बताया है। तो हृदय था। अब अष्टांग क्यों बोला उसमें सबसे पहले आगे? तो अष्टांग का रीज़न यहाँ पे देखो, आयुर्वेद के 8 अंग आते हैं। 8 अंग मतलब जो अपना आयुर्वेद है इसके 8 डिपार्टमेंट्स, पहले 8 डिपार्टमेंट्स चलते थे, अब 14 हो गए हैं अपने यहाँ पर। और अगर जाओगे BHU में तो वहाँ पे और भी ज़्यादा है। तो 8 डिपार्टमेंट पहले चलते थे, तो वो कौन कौन से थे ये देखो। ये श्लोक सभी को लर्न करना है। कल मैं ये श्लोक आपसे पूछूंगी, आज मैंने श्लोक नहीं पूछे हैं, छोड़ रही हूँ, कल मैं पूछूंगी सभी से, ओके? क्या है? काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संस्कृता। इसमें ये फर्स्ट वाली लाइन याद कर लो, यही बहुत है अगर पूरा नहीं हो सके किसी से तो, ठीक है? क्या है? काय बाल, काय से हो गया काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन। काय चिकित्सा के अपने मेन जो डॉक्टर थे वो कौन थे? आचार्य चरक थे, है ना? फिर बाल चिकित्सा, अच्छा बताओ बाल चिकित्सा के कौन थे, किसी को पता है? बाल चिकित्सा मतलब पीडियाट्रिक्स। मोहित? हम्म हाँ वो कर दिया मैंने बस। इट्स ओके, कर दिया मैंने, ठीक है? तो हम आयुर्वेद के 8 अंग देख रहे थे, है ना? चलो वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा था अपना काय। काय मतलब काय चिकित्सा। काय चिकित्सा को हम बोलते हैं जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के कौन थे? चरक थे, ये हमें पता है। फिर बाल रोग आता है। बाल रोग मतलब पीडियाट्रिक्स। तो बाल रोग के कौन थे? जो मेन जो डॉक्टर था उनका नाम है काश्यप। लिख लो बच्चों, किसी को नहीं पता है तो लिख लो काश्यप। इन्होंने लिखी थी काश्यप संहिता जो पूरी पीडियाट्रिक्स के ऊपर है, ठीक है? काश्यप। उसके बाद में आता है ग्रह। ग्रह से क्या समझते हैं? ग्रह से हम कुछ लोग समझते हैं कि जैसे प्लैनेट हो। म्यूट करके रखो आप, ठीक है? ग्रह। अब देखो एक ग्रह चिकित्सा आती है। ग्रह से मतलब हम जैसे जो हिंदी मीडियम के होंगे वो थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे कि ग्रह मतलब प्लैनेट। तो प्लैनेट जैसी वो कोई भी चीज़ नहीं है। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे किसी को मीजल्स हो गया या किसी को चिकन पॉक्स हो गया, है ना? तो उसके अंदर जो अपन मॉडर्न में देखें तो अपन पैथोजन बता सकते हैं कि देखो इसके अंदर ये वायरस होता है, इसकी वजह से ये इस तरीके से काम करता है।
और अपन इसको माइक्रोस्कोप से ऐसे देखते हैं, इसकी पूरी अपन स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ये जो वायरस है कि इस तरीके का है, इसमें ये कैप्सिड है और ये जो है इस तरीके से काम करता है। तो पैथोलॉजी तो उन्होंने तो बता दी, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था ना। तो अपन लोगों ने क्या किया कि पहले के टाइम में क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो भी ऐसी अननोन एटियोलॉजी थी, ऐसे कोई बैक्टीरिया, वायरॉइड्स, वायरसेस थे जिनको हम देख नहीं सकते थे, उन सारे डिजीज़ेस को उन्होंने गृह चिकित्सा के अंदर ले लिया था। मतलब क्या हुआ, ऐसे वो सारे डिजीजेस जो किसी अननोन इटियोलॉजी से हो रही है या फिर कोई बैक्टीरिया से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी आंखों से, उसको इन्होंने गृह चिकित्सा में ले लिया। ठीक है, तो ये गृह चिकित्सा का मतलब होता है। उसके बाद में आता है अपना ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब ऊर्ध्व है जो अंग, ऊर्ध्वांग कौन से हो गए, अपना शलाक्य या फिर ये अभी बोले तो उसको ईएनटी, ईएनटी वाला डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है शल्य। शल्य मतलब सर्जरी, और शल्य सर्जरी के मेन कौन थे, सुश्रुत थे। फिर आता है एक दंष्ट्रा। देखो ये दंष्ट्रा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दंष्ट्रा का मतलब, ये दंष्ट्रा शब्द का यूज़ सिर्फ वाग्भट ने किया है, बाकी लोग चरक भी लिखते हैं इसके बारे में, लेकिन वहाँ पे वो विष, कोई विष तंत्र यूज़ करता है, कोई इसमें अगध तंत्र यूज़ करता है। तो दंष्ट्रा का मतलब होता है टॉक्सिकोलॉजी। जो जिसको नहीं पता है ना, वो लोग लिख लो यहाँ पे, दंष्ट्रा का मतलब यहाँ टॉक्सिकोलॉजी के। तो जिस विष के बारे में अपन डील करेंगे ना, जैसे सांप बिच्छू काट जाते हैं, इनके विष होते हैं, तो इसके इस चीज़ों को लेकर के जो डील करता है वो होता है दंष्ट्रा या फिर टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, विष चिकित्सा। फिर आता है एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा, बिल्कुल अगन तंत्र। लेकिन अगर वाग्भट का क्वेश्चन आता है, मतलब अगर अष्टांग में अगर आपका क्वेश्चन आता है और आयुर्वेद के 8 अंग बोले, तो आपको दंष्ट्रा लिखना है। ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए वहाँ पर अगध तंत्र भी हो कि ये निम्न में से क्या कहते हैं, अष्टांग आयुर्वेद का अंग है, और उसमें ये सारे ऑप्शन हो, अगध तंत्र भी हो, विष तंत्र भी हो और दंष्ट्रा भी हो, अष्टांग के अकॉर्डिंग पूछा है, तो बच्चे आप दंष्ट्रा करोगे, क्योंकि टेक्स्ट में ये मेंशन है। अब मतलब भले ही उसका यही है, तीनों सिनोनिम्स है, लेकिन जो टेक्स्ट में मेंशन होता है उसको मोर करेक्ट माना जाता है। ऐसे ही आगे जब हम प्रकृति पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तब एक चीज़ और आएगी, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि लिखे हुए का मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया दंष्ट्रा चिकित्सा। उसके बाद में आता है जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। अब यहाँ पे ब्रैकेट करके रसायन लिखा है, किसी को मतलब पता है रसायन का, किसी को मतलब पता हो तो बता दो फटाफट। नहीं पता, चलो ठीक है। हाँ, हम्म, इज दिस शर्मिष्ठा, इज दिस शर्मिष्ठा? ओके, आई गॉट यू। थैंक यू सो मच। शर्मिष्ठा बॉस ने आप बिल्कुल सही बताया, एग्जैक्टली जो चीज़ थी एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज़ बताई है। ठीक है, रसायन इसी तरह का होता है बच्चों। अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए ना, एक अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। मतलब जो शरीर की सातों धातुओं को बढ़ाए, सातों धातुओं का वर्धन करे। 7 धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इन सातों को बढ़ाने का जो काम करता है, जो ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसे आचार रसायन भी होते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ऐसा समझ लो, कोई एक ड्रग है जिसको अगर अपन खाते हैं तो वो बॉडी में ऐसा इफेक्ट डालेगी कि सातों धातुएं बढ़ती है, उसको हम रसायन बोलते हैं। अब इसको जरा से कैसे को रिलेट किया, तो जरा में देखो, जरा मतलब बुढ़ापा जैसे ही होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी जो होती है वीक होती लग जाती है, शरीर क्षीण होने लग जाता है। शीर्यते अनेनिति शरीरम ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है, उत्तरोत्तर क्रम से, मतलब कंजिक्यूटिवली सारी जो धातुएं हैं ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है, रस का, रक्त का, मांस का। अब देखो मांस लटक जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापे में ऐसा होता है ना। तो बुढ़ापे के लिए अगर अपन को एक अच्छी सी मेडिसिन चाहिए कि अगर बूढ़ा इंसान हो रहा है तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, तो आप बोलोगे हम रसायन दे सकते हैं। तो क्यों दोगे, क्योंकि वो सातों धातुओं पे काम कर रहा है, इसलिए हम रसायन देते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि सिर्फ यही नहीं है कि रसायन का सेवन सिर्फ बूढ़े व्यक्तियों को कराओ। रसायन जो है, चरक, आचार्य चरक इसमें लिखते हैं कि रसायन जो है सिर्फ बूढ़े के लिए नहीं है। कहाँ से शुरू करना है, बचपन से शुरू करना है।
क्योंकि रसायन सातों धातु को बढ़ाएगा, साथ साथ एक तो फिजियोलॉजिकल इसके एक्शन है, दूसरा इसके मेंटल लेवल पे भी एक्शन होते हैं। आप चरक चिकित्सा जब आप पढ़ेंगे रसायन पाद, तो उसके अंदर आता है दीर्घम आयु स्मृति मृदा आरोग्यम तरुणम व्ययम, तो मतलब मेधा भी बढ़ती है इससे, तो टोटल मेंटल नरिशमेंट के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए बचपन से इसका यूज़ करते हैं। अब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे है रसायन, इसके आगे वाला देखो क्या है, वृक्ष चिकित्सा यानी कि वाजीकरण। वाजीकरण होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने का जो काम करेगा वो अपना वाजीकरण होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि रसायन का जो सेवन है वो हम बाल्यकाल से कर सकते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हर उम्र के बच्चे को हम खिलाते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक खाते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना। लेकिन जो वाजीकरण चिकित्सा है, आचार्य ने वाजीकरण को बाल्यकाल में मना किया है कि 16 वर्ष से पहले वाजीकरण का सेवन बच्चों में नहीं कराते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये भी धातु को बढ़ाने का काम करता है, जो वाजीकरण है वो विशेष रूप से शुक्र धातु को बढ़ाता है, बाकी धातुओं को भी बढ़ाएगा। शुक्र को कैसे बढ़ाएगा, पहले रस बढ़ेगी, फिर रक्त, फिर मांस, ऐसे करके तो शुक्र बढ़ेगा, लेकिन ये शुक्र को ज़्यादा बढ़ाता है, पहली बात, ठीक है। इसलिए हम इसको बच्चों में नहीं देते, क्योंकि बच्चों में वाजीकरण का कोई काम नहीं होता। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ कर आता है आपसे। वृश्य और वाजीकरण एक ही होता है बच्चा। वृश्य का मतलब जो शुक्र को बढ़ाए, एक तरीके से समझ लो कि शुक्र जो होता है उसको दो तरीके से, क्वांटिटिव भी और क्वालिटिव भी, क्वांटिटेटिव भी बढ़ाना है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, तो वो क्या होता है, वो वृश्य होता है ना। अब मैंने ये बोला कि ये वृश्य जो होता है ये सिर्फ शुक्र को बढ़ाएगा ऐसा नहीं है, ये सारी धातुओं को बढ़ाएगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो स्पेशली शुक्र के ऊपर ज़्यादा होता है। जबकि जो रसायन है वो सातों धातुओं को बराबर बढ़ाएगा, साथ में इसके मेंटल एक्शंस भी होंगे, साइकोलॉजिकल भी, ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा ना, जो ब्रेन को नरिशमेंट करने का काम करेगा। इसलिए रसायन को हम बच्चों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वाजीकरण को हम बच्चों में कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये पॉइंट था यहाँ पे। तो हमने जो आयुर्वेद के 8 अंग देखे हैं वो कौन कौन से थे? काय, अब आंखें बंद करके याद करो, काय, तो काय का कौन था? आचार्य थे चरक, ठीक है। काय, फिर बाल, बाल के कौन थे? काश्यप। काय, बाल, ग्रह, ग्रह चिकित्सा कौन सी बताई थी? जहाँ पे अननोन इटियोलॉजी आ रही थी कुछ, मतलब जिसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, जो पैथोजेंस है जिनका हमें पता नहीं है, तो वो ग्रह चिकित्सा में आ गया था। उसके बाद में ऊर्ध्वांग मतलब शालाक्य, फिर शल्य, उसके बाद में दंष्ट्रा, दंष्ट्रा टॉक्सिकोलॉजी, उसके बाद में जरा जो रसायन है, और वृक्ष चिकित्सा वाजीकरण, ठीक है। ये 8 इसके अंग हैं। अब एक चीज़ देखो, एमसीक्यूज़ में आपके पूछा जा सकता है कि जो अष्टांग आयुर्वेद है उसका जो वर्णन अष्टांग हृदय में कहाँ किया है? फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन चरक ने इसका वर्णन कहाँ किया है? चरक सूत्र 30 में। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एक ऐसी चीज़ जो यहाँ पर अष्टांग हृदय में तो फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन चरक सूत्र में 30 चैप्टर में है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि चरक सूत्र के 30 चैप्टर का 26वां श्लोक है। मैंने आपको रेफरेंस भी भेजा था ग्रुप में, फातिमा ने बोला था प्रज्ञा अपराध का। हाँ, एक तो प्रज्ञा अपराध था, लेकिन प्रज्ञा अपराध बेटा यहाँ पे नहीं है, वाघभट्ट ने तो नहीं बताया इसके अंदर, ना ही चरक ने सूत्र स्थान में बताया था। कोई ऐसी चीज़ थी जिसका कोटेशन किसी ने क्लास में सुनाया था और वो चरक सूत्र 30 में था। आयुर्वेद का प्रयोजन याद है? हमने बोला था आपको कि अष्टांग हृदय में आयुर्वेद का प्रयोजन जो बताया है, आयु 3 चीज़ों को देने वाली होती है, ये श्लोक तुम्हें याद करना है। आयु कामय माने न धर्मात् सुख साधनम, ये किस में था? ये अष्टांग हृदय का आयुर्वेद का प्रयोजन था, वो फर्स्ट चैप्टर में बताया। और वैसे ही आयुर्वेद का प्रयोजन चरक ने कहाँ बताया था? सूत्र 30 में। इसी तरीके से अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन आचार्य वाघभट्ट ने किया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन चरक ने किया है 30 चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ लिख लेना, आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। अब आगे चलो, अब देखो यहाँ पे ये दोषों की बात करेंगे। क्या कह रहा है? वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, कि ये 3 दोष होते हैं। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, आपको पता है 3 दोष होते हैं। बड़ी बात क्या है? क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये देखो, समासतः, अगर समासतः आता है तो आएगा वाग्भट, ठीक है। अगर इसी की जगह वायु पित्तम कफश्च उक्ता और समासतः की जगह संग्रह आ जाता है तो ये चरक का हो जाएगा, और संभव हो जाता है तो सुश्रुत का होगा। देखो वापस,
क्या है कि समासतः। हमने आपको याद करो बताया था कि वाग्भट ने क्या किया था, इधर थोड़ा सा चरक का लिया, थोड़ा सा सुश्रुत का लिया और दोनों को मिला लिया, समा लिया ना। तो समासतः से कहाँ आएगा, वाग्भट याद कर लेना, पूरा लाइन नहीं याद करना है आपको, रेफरेंस ही पूछा जाता है इसका। तो समासतः मतलब समा लिया तो वाग्भट, ठीक है। उसके बाद में संभव, सर्जरी किससे संभव हुई है, सुश्रुत से ही संभव हुई है। तो ऐसे याद कर लो, सर्जरी जो है वो सुश्रुत से संभव हुई है, इसलिए जहाँ संभव आएगा वहाँ वो सुश्रुत का हो जाएगा। और लास्ट बचता है संग्रह, संग्रह है चरक का। अब इसको ऐसे याद करो, चरक की जी किसी ने देखी होगी तो दो बुक्स होती है, चरक फर्स्ट और चरक सेकंड, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है। तो उन दोनों को अपन मिला कर रखते हैं ना, संग्रह करके रखते हैं उनका चरक का। तो जो है संग्रह किस में आएगा, चरक के अंदर आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसका जो विमर्श है वो एक बार आप लोग पढ़ना। आप में इनमें से कुछ आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछना। इस चीज़ का जो विमर्श है ना, जो मैंने अभी दोष वाली लाइन बताई है, त्रयोदोषा समासतः, इसके नीचे वाला विमर्श सभी लोग ज़रूर पढ़ें। इसमें बताया है कि सुश्रुत ने एक जगह पर रक्त को भी चौथा दोष बोला है। इसका बहुत अच्छा सा एक वो रीज़न भी देते हैं, उसके बाद में ये भी बताते हैं कि नहीं, ये रक्त चौथा दोष क्यों नहीं हो सकता। तो ये सब अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है कि विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। विकृत और अविकृत, अब सबसे पहले तो उसका संधि विच्छेद कर लो। पहला है विकृत, दूसरा है अविकृत। अगर विकृत होता है तो ऐसे एरो बना दो, कहाँ गया, एरो बना दो, विकृत और घ्नन्ति, ठीक है। अविकृत होता है तो वर्तयन्ति, ऐसे एरो बना लो, ठीक है। अब बताते हैं कि ये विकृत होते हैं, कौन, जिसके ऊपर बात कर ली, कौन, वात पित्त और कफ। ये अगर विकृत होते हैं, विकृत का मतलब क्या होता है, अपना जितना इनका प्रमाण होना चाहिए था बॉडी में, उससे या तो बढ़ा हुआ हो या उससे कम हो। अगर ऐसा होता है तो वो देह को घ्नन्ति, घ्नन्ति मतलब उसका नाश करने वाला, घ्न, एक वो आता है ना शत्रुघ्न, घ्ना जहाँ लग जाता है मतलब नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुघ्न। देहम घ्नन्ति मतलब देह का नाश करने वाला, देह का नाश करने वाले हो जाते हैं कौन, दोष। कब हो जाते हैं, जब वो विकृत होते हैं। वीडियो मिल जाएगी बच्चा आपको, ओके, वीडियो मिल जाएगी, आप देख लें। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। शुरुआत से तो क्लास अभी पॉसिबल नहीं होगा ना। तो विकृत, हम कहाँ पे थे, विकृत। अगर विकृत होते हैं दोष तो क्या करते हैं, देह की घ्नन्ति मतलब कि नाश करते हैं। और अगर अविकृत होंगे तो यही दोष क्या करेंगे, वर्तयंती, अविकृता वर्तयंती, वर्तयंती मतलब वर्तमान रखते हैं, मतलब देह का धारण करके रखते हैं। तो हमने अच्छा एक चीज़ याद करो, तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो शरीर को धारण करने वाले 3 मूल स्तंभ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? अटेंटिव रहो क्लास में, बताओ कोई, कि 3 मूल स्तंभ होते हैं, डैश डैश डैश। आहार निद्रा, ये उपस्तंभ होते हैं, बिल्कुल, ये उपस्तंभ होते हैं 3 स्तंभ। कौन से होते हैं, वात पित्त और कफ। लिख लो, अब लिख लो, आ ही गया टॉपिक। तो जो स्तंभ होते हैं शरीर के वो वात पित्त और कफ होते हैं। 3 उपस्तंभ जो होते हैं, स्तंभ का मतलब पिलर समझ लो, कि अपनी जो लाइफ है वो क्या है, वो 3 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। पहली बात तो वात पित्त और कफ, अगर ये कहीं इन दोनों में, इन तीनों में कहीं भी डिसबैलेंस होता है ना, इम्बैलेंस होता है, तो जो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जो हेल्थ है वो अपनी डेविएट होती लग जाती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोली है। अच्छा, और क्या बताया था, उपस्तंभ, उपस्तंभ मतलब सब पिलर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है पर वो इन तीनों को सहारा देने के लिए होते हैं। वो क्या बताया इन्होंने, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये तीनों जो पिलर है, तीनों जो स्तंभ है, वो क्या करते हैं, अगर विकृत होंगे तो क्या करेंगे, घ्नन्ति, अविकृत होंगे तो वर्तयन्ति। अब मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि दोष धातु अगर विकृत हो तो डैश करते हैं, फिर उसमें घ्नन्ति और वर्तयन्ति आपको भरना होगा। तो घ्नन्ति और वर्तयन्ति का मतलब पता होना चाहिए आपको, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब ये बहुत प्यारी सी लाइन है, एक लाइन के अंदर इन दोषों का पूरा स्थान इन्होंने क्लियर कर लिया है कि ते व्यापिनो अपि, ते मतलब वो कौन, वो तीनों, वात पित्त और कफ, व्यापिनो व्याप्त रहते हैं कहाँ पर। ये क्लास अगर एंड हो जाए तो रीजॉइन कर लेना, ओके। ते व्यापिनो अपि ऋण नाभ्यो अधो ऊर्ध्व मध्योर्ध्व संशय। आप देखो, इसको देखो, ये है हृदय, ठीक है, ये है नाभि। तो इसमें क्या बोला,
अच्छा, एक बात और बताती हूँ, अब आगे जितनी भी चीज़ें चलती जाएगी ना वो उसी सीक्वेंस में चलेगी। किस सीक्वेंस में? जिसमें हमने ये कोटेशन पढ़ा था, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। तो ये सारी जो बातें होगी ना, इसमें बार बार वात पित्त कफ नहीं बोलेंगे, ये सीधे एक लाइन बोलेंगे। तो हमको अपने आप समझना है अपनी बुद्धि विवेक से कि पहली वाली बात जो है वो वात के लिए है, दूसरी बात पित्त के लिए और तीसरी कफ के लिए है। ठीक है, तो क्या बोला? ते व्यापिनो अपि हृत, हृत मतलब हृदय, नाभियो हो, हृत और नाभियो हो इन दोनों के बीच में, हृत नाभियो अधो। देखो इसको अगर है ना विच्छेद करोगे ना, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं लिख करके भेज दूंगी है ना किस तरीके से इसका विच्छेद होता है। तो तेन व्यापिनो अपि हृत नाभ्यो अधो, हृदय ये रहा अपना हृदय यहाँ पे, ठीक है, ये रे नाभि, इसके अधो मतलब यहाँ पे नीचे कहीं पे, यहाँ पे होता है, ये कौन होगा? वात होगा। अभी मैंने बताया था कि सारा सीक्वेंस से चलेगा, तो ये वात पित्त और कफ इसी सीक्वेंस से चलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे किसकी आई है? अधो में आई है, तो अधो में वात हो गया। उसके बाद में अधो, फिर मध्यो, मध्य में किसकी बात करेंगे हम? पित्त की, तो यहाँ पे मध्य में आता है पित्त। मध्य ऊर्ध्व संशयः, ऊर्ध्व में किसकी बात करेंगे? कफ की। तो देखो यहाँ पे इन दोषों का स्थान बता दिया है कि देखो दोषों का स्थान कहाँ पे होता है? ये हृदय होता है, एक होती है नाभि, तो हृदय और नाभि के अधो में वात होगा, हृदय और नाभि के बीच में पित्त होगा, और हृदय और नाभि के इन दोनों के ऊपर जो है वो कफ होगा। यही चीज़ याद करो, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी कि वात का स्थान कहाँ बताए? पक्वाशय बताए थे ना, नाभि के नीचे होता है, इंटेस्टाइन जो होती है। ठीक है, उसके बाद में पित्त का स्थान कहाँ पे बताए थे? कुछ आचार्य जो है यकृत लिहा बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं? आमाशय बताते हैं, कुछ आम पक्वाशय मध्य भी बताते हैं। तो ये सारी कहाँ आती है? हृदय और नाभि के बीच में आता है ये सारा। तो पित्त यहाँ पे होता है। फिर कफ, कफ कहाँ होता है? ऊपर की साइड में, उरव प्रदेश में। अच्छा एक बात याद करो, जो कफ इससे याद कर लो, आप पहले जब आयुर्वेद में नहीं आए थे तो कफ से क्या मतलब समझते थे आप? कि कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, वो बलगम जो निकलता था तो वो कैसे ऊपर से ही निकलता है ना, इसलिए कफ का स्थान ऊपर होता है, ऐसे याद करो। पित्त को हम किससे रिलेट करते हैं? पित्त का मतलब होता है ऊष्मा, है ना। तो पित्त को हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में ना एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि जहाँ पे भी कुछ स्लाइमी सा, स्टिकी सा, कुछ स्नेहन करने वाली चीज़ आएगी तो वो कफ से रिलेटेड होगी। जहाँ पे कुछ उष्णता से रिलेटेड चीज़ आएगी, जहाँ एंजाइम्स की बात करेंगे, जहाँ हम अग्नि की बात करेंगे, जहाँ हम डाइजेशन की बात करेंगे, वहाँ पित्त की बात आएगी। वो सारी चीज़ें पित्त से रिलेटेड होती है। और वात क्या है? वायु है, हवा जो हर जगह है। इसमें मॉडर्न से अगर इसको को रिलेट करें तो हम इसे नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं। इसीलिए अगर आप थर्ड ईयर में जब आप आएंगे, आप चिकित्सा देखेंगे, पंचकर्म देखेंगे, तो वातिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, है ना, सीपी है, डीएमडी है, जितने भी वातिक डिसऑर्डर हैं, मस्कुलर डिजीजेज हैं, उन सभी में हम वात शमन चिकित्सा करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जितनी भी डिजीजेस हैं उन सभी में हम वात शमन चिकित्सा करते हैं, क्योंकि वात का रिलेशन हम किससे लेते हैं? न्यूरो से। ठीक है, न्यूरो साइंस से लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? वापस रिपीट करना है, बताओ। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बता दो, रिपीट कर देंगे। क्लियर है सभी को? चलो मान लेते हैं क्लियर है। अब देखो, अब आगे और इसकी बात करी है। अब ये क्या बोला है कि वयो अहोरात्रिभूतानाम ते अंत मध्यादिका क्रमात्। अब इसमें आगे इस दोष का ट्रेंड बताया है कि अवस्था में, दिन में, रात में, इनके भोजन के अंत में जो होती है वायु, और मध्य में पित्त और आदि में कफ होता है। अवस्था में कैसे? देखो इस चीज़ को समझना, यहाँ आगे आएगा शायद, एक मिनट। देखो ये जो टेबल बनी हुई है इसको देखना है एक बार। यहाँ पे कफ, पित्त और वात इन तीनों के ट्रेंड लिए हुए हैं। तो क्या बोला कि अवस्था, दिन, रात और भोजन। ठीक है, हम वात से शुरू करते हैं क्योंकि वात पित्त कफ का ट्रेंड था ना। कि वृद्धावस्था, अवस्था मतलब क्या होता है? अपना काल। ये सबसे पहले बच्चे होते हैं तो बाल्यावस्था होती है, उसके बाद में युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। ठीक है, दिन से क्या समझते हो? दिन का स्टार्टिंग, दिन का बीच वाला पार्ट और फिर दिन का एंड। फिर शाम आ जाती है तो शाम, या उसको रात्रि के अंदर ही काउंट करते हैं, तो रात्रि का प्रथम पहर मतलब
जो रात्रि का प्रारंभ यानी कि जो शाम होती है वो, फिर रात्रि का मध्यम और रात्रि का अंतिम। रात्रि का अंतिम का मतलब क्या होता है कि 3-4 बजे का जो टाइम होता है उसके बाद में जस्ट सुबह होने वाली होती है, ये 3 में डिवाइड किया। भोजन में अगर देखो तो 3 कैसे डिवाइड किया कि भोजन करने के तुरंत बाद, फिर भोजन जब अपना पच रहा है तब, और तीसरा जब भोजन पच चुका है, ठीक है, पेट जो है, आमाशय जो है, स्टमक, वो खाली हो गया है, ठीक है। ये 3, तो ये 3 ट्रेंड्स चलते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझना, ये बहुत प्यारी चीज़ है। क्या है कि हम बता रहे हैं कि वात कुपित होती है। वात कब कुपित होती है ये बात याद कर लो, हमेशा लास्ट में। वात हमेशा लास्ट में आती है। शरीर में भी देखो सबसे लास्ट में है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी सबसे लास्ट में आएगी। तो वृद्धावस्था में वात कुपित होती है। वृद्धावस्था में देखो, देखा होगा तुमने कि क्या होता है, नींद नहीं आती लोगों को, क्योंकि वात बढ़ जाती है। वात का, कफ का कर्म क्या होता है, निद्रा लाने का होता है। वात का क्या होता है, अनिद्रा का होता है। वात क्या करता है, एंग्जाइटी को बढ़ाता है ना, अलर्टनेस को बढ़ाता है। तो इसलिए वृद्धावस्था में वात बढ़ी हुई होती है, इस वजह से नींद नहीं आती। दूसरी चीज़, अभी जब हमने रसायन आपको बताया था तब क्या कहा था कि रसायन, वृद्धावस्था में हम रसायन क्यों देते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में सभी धातुओं का क्षय होता है। सभी धातुओं का क्षय होता है, इसलिए वहाँ पे वात बढ़ जाती है। देखो एक चीज़ आपको और बताते हैं, ये जो वात है ना, इसको, वात, इसके कोप के 2 रास्ते होते हैं, ये बताए हैं अपने आचार्य माधव ने, ठीक है। ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है, ये सेकेंड ईयर में भी आएगा कि वात 2 तरीके से कुपित होती है। पहली बात, या तो आवरण हो जाए, और दूसरी बात धातुक्षय हो जाए। धातुक्षय से तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, लिख लेना बच्चों, ये कल मैं पूछूंगी आपसे, इसलिए सब लोग रिवाइज करके आएँ, ठीक है। पहली बात क्या है कि या तो आवरण हो जाए या फिर धातुक्षय हो जाए। धातुक्षय अभी आपको समझना है, आवरण आपके काम की चीज़ अभी नहीं है, ठीक है, बाद में बताएंगे। धातुक्षय मतलब कोई भी धातु का अगर लॉस होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, वात बढ़ जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि जैसे ये बॉडी है, ठीक है, मान लो इसके अंदर यहाँ पे मांस होती है, रक्त होता है ना, तो मांस का अगर क्षय हुआ तो उसकी जगह कौन भरेगा, वायु ही तो भरती है। हमेशा खाली जगह को भरने का काम क्या करता है, वात करती है, हवा भर देती है उस जगह को। तो अगर किसी की बॉडी में से कुछ खाली हो जाता है तो वहाँ पर वात बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। इसीलिए वृद्धावस्था में वात बढ़ती है। तो इसके देखो 2 रीज़न हमने बता दिए याद करने का तरीका। पहली बात तो इसमें धातुओं का क्षय होता है, क्षय होने से हमेशा वात बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या कही थी, देखो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती, नींद कम आती है, तो वो वात बढ़ी हुई होती है, इस वजह से नहीं आती, ठीक है। उसके बाद में ऊपर आओ यहाँ पे, तो पित्त, पित्त कब कुपित होता है, युवावस्था में। अभी हम सब क्या है, युवावस्था में है, कोई बाल्यावस्था का तो नहीं होगा अभी, है ना, सब युवावस्था के हैं। तो अभी अपना पित्त बढ़ा हुआ है, युवावस्था से ऐसे याद करो। हाँ, एक मिनट, क्या कह रहे हैं बॉस, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। स्क्रीन नहीं शेयर कर रखी है मैंने, डॉक्यूमेंट ही ऑन किया है। क्या बॉस चलो ठीक है। हाँ सॉरी, कहाँ पे थे अपन, हाँ युवावस्था। युवावस्था में पित्त का प्रकोप होता है। अच्छा देखो, युवावस्था में जो गर्ल्स होंगे उनको तो अच्छे से ये रिलेट हो जाएगा, पिंपल सबसे ज़्यादा इसी एज में होते हैं। तो जो अपने पिंपल्स होते हैं ना, वो भी कहते हैं ना गर्मी चढ़ गई है, तो गर्मी की वजह से होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ गर्मी की बात आएगी वहाँ वहाँ पित्त आएगा। तो युवावस्था में सबके अंदर क्या है, गर्मी चढ़ी हुई रहती है, मार देंगे काट देंगे, लड़कों के अंदर वो वाली, और लड़कियों के अंदर बेचारों में पिंपल्स निकल जाते हैं उस गर्मी के। तो युवावस्था में पित्त कुपित होता है, तो ये बात आपको याद रहेगी। अब इतना अच्छे से बता दिया, अब तो भूलना नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद में कफ, कफ बाल्यावस्था। बच्चों को देखो, छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा उनका नाक बहता रहेगा, या तो नाक बहेगा या मुंह में से लार टपकती रहेगी, है ना। तो इसको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कफ का आएगा, बाल्यावस्था में कुपित हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को याद करने में, आंसर दे दिया करो ताकि मुझे लगे कि आप सो नहीं रहे हो। क्या हुआ फातिमा, गुंजन, सो गए क्या सब लोग। चलो ठीक है। अच्छा कमेंट में करते हैं, अभी देखा मैंने, ठीक है।